Okay, thank you. Good afternoon, everyone. My name is Rakesh Goswami, Training Officer from NSTI Ludhiana. Today we are going to study about the Common Rail Direct Injection Engine, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CDI इंजन भी बोलते हैं. जैसे कि नाम से है कि कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, इसके अंदर में फ्यूल जो है वो डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ ए हाई प्रेशर पंप एक कॉमन रेल में जाता है और वहां से ये सिस्टम जो है आपका कंबशन चैम्बर के अंदर में इंजेक्ट किया जाता है. कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन जो होता है, इसको फर्स्ट टाइम जो प्रोटोटाइप डेवलप हुआ था वो 1960 में रॉबर्ट ह्यूबर और डॉक्टर मार्को गैंसर, जो स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्विट्जरलैंड में थे, उन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया था. और ये कॉन्सेप्ट जो डेवलप किया था उसको फर्दर जो है जापानीज कंपनी थी डेंसो कॉर्पोरेशन, तो सबसे पहला सक्सेसफुल प्रोडक्शन व्हीकल जो है वो उन्होंने ही डेवलप किया. और ये इंजन जब उन्होंने डेवलप किया था तो ये हैवी ड्यूटी ट्रक्स जो होते थे उनके लिए स्टार्ट किया था. बाद में इनका इस्तेमाल जो है वो पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी किया. तो इनिशियली जो CRDI इंजन था वो हैवी व्हीकल के लिए था, प्रोडक्शन कार जो यूज होती थी उसके अंदर में नहीं था. डेंसो ने सबसे पहले हाई प्रेशर कॉमन रेल सिस्टम जो है 1995 के अंदर में बनाया था. इसके बाद में इसके ऊपर में फिएट जो है उन्होंने अपना जो R&D सेक्शन जो पार्ट था, उन्होंने R&D पार्ट कंप्लाई करने के बाद में एक सिस्टम जनरेट किया, क्योंकि फिएट के पास में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो थी वो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उन्होंने बॉश कंपनी को हैंड ओवर कर दिया, सो दैट कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज किया जा सके. और सबसे पहली जो पैसेंजर व्हीकल कॉमन रेल सिस्टम के साथ में आई थी वो 1997 में आई थी, मॉडल अल्फा रोमियो 156 2.4 लीटर की. और उसी साल 1997 में ही मर्सिडीज बेंज जो है उन्होंने अपनी कार W202 मॉडल इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर में इस टेक्नोलॉजी का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया. तो आप ये कह सकते हैं कि ऑल्दो सिस्टम जो है वो कॉन्सेप्ट जो है 1960 में ही डेवलप हुआ था, उस समय रिसर्च चल रही थी, लेकिन प्रोडक्शन जो है फाइनली प्रोडक्शन होने के बाद में जो व्हीकल ऑन रोड आया है, तो दो गाड़ियां आई थी 1997 में, अल्फा रोमियो 156 2.4 लीटर और मर्सिडीज बेंज की W202 मॉडल. एक CRDI इंजन का अगर सर्किट डायग्राम देखा जाए तो जैसे आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर में जो आपका CRDI सर्किट डायग्राम है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है: लो प्रेशर सप्लाई सिस्टम, हाई प्रेशर सप्लाई सिस्टम और फ्यूल लीक बैक या आपका रिटर्न सिस्टम जिसको बोलते हैं. आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसके अंदर में जो लाइट ब्राउन कलर का सिस्टम है जो कि आपका फ्यूल टैंक से स्टार्ट होता है और आपका हाई प्रेशर पंप जो है वहां तक का सिस्टम है, इनलेट ऑफ हाई प्रेशर पंप. ये जो सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं लो प्रेशर सप्लाई सिस्टम, जिसके अंदर में फ्यूल का प्रेशर जो होता है वो कम रहता है. टैंक के अंदर में आपका एक इलेक्ट्रिकली ड्रिवन फ्यूल पंप होता है जो फ्यूल को प्रेशराइज करता है, सो दैट थ्रू आपका फिल्टर फ्यूल जो है वो हाई प्रेशर पंप के इनलेट तक एक पॉजिटिव प्रेशर में आपका अवेलेबल रहे. हाई प्रेशर पंप से लेकर आपका कॉमन रेल से होता हुआ फ्यूल इंजेक्टर के इनलेट तक या फ्यूल इंजेक्टर तक आप कह सकते हैं, ये जो सिस्टम है इसको बोलते हैं हाई प्रेशर डिलीवरी सिस्टम, जिसके अंदर में फ्यूल जो है हाई प्रेशर के ऊपर में जो हाई प्रेशर पंप ने फ्यूल जनरेट किया है, ये फ्यूल आपका कॉमन रेल में जाता है और कॉमन रेल के द्वारा ही ये फिर इंडिविजुअल इंजेक्टर्स के अंदर में ये फ्यूल ऑलवेज अवेलेबल रहता है एट अ हाई प्रेशर. सिस्टम के अंदर में जो भी फ्यूल फॉर लुब्रिकेशन एंड कूलिंग पर्पस यूज हो रहा है या फिर ड्यूरिंग कंट्रोल, जैसे कि कुछ अगर पंप जो है उसने हाई प्रेशर जनरेट किया जो कि सिस्टम की कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो एक्सेस और जो आपका डीजल फ्यूल है वो आपका रिटर्न सिस्टम से वापस टैंक में आ जाता है. सिमिलरली बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर रेल के अंदर में प्रेशर जो होता है वो प्री डिसाइड लिमिट से ज़्यादा अगर जनरेट हो रहा है, उस टाइम पर भी आपका जो फ्यूल एक्सेस फ्यूल है वो आपका रिटर्न लाइन से होता हुआ फ्यूल टैंक के अंदर में वापस आ जाता है. सेम वे फ्यूल इंजेक्टर के अंदर में जैसे आपको पता है कि फ्यूल के द्वारा ही इंजेक्टर्स के अंदर में लुब्रिकेशन भी किया जाता है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो ऑलवेज ड्रेन होता रहता है
टू कीप द इंजेक्टर्स लुब्रिकेटेड। ये जो फ्यूल है ये भी आपका रिटर्न लाइन से होता हुआ ये फ्यूल वापस फ्यूल टैंक के अंदर में आ जाता है। तो जितना भी रिटर्न लाइन सिस्टम है ये आपको ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। तो रिटर्न लाइन सिस्टम के थ्रू आपका जितना भी फ्यूल जो बाईपास हुआ है ये सारा बाईपास फ्यूल जो है रिटर्न लाइन से होता हुआ फ्यूल टैंक के अंदर में वापस आ जाएगा। मेजर कंपोनेंट्स की अगर बात की जाए तो मेजर कंपोनेंट क्या है, आपका फ्यूल टैंक है जिसके अंदर में आपका इलेक्ट्रिकली ड्रिवन फ्यूल पंप है जो आपका इनिशियल प्रेशर जनरेट करेगा ताकि फ्यूल जो है फ्यूल टैंक से फ्यूल फिल्टर से होता हुआ हाई प्रेशर फ्यूल पंप तक पहुंच सके। देन हाई प्रेशर फ्यूल पंप के अंदर में दो तरह के पंप होते हैं, एक जो लो प्रेशर पे जो फ्यूल आ रहा है उसका प्रेशर को इंक्रीज करेगा और ये इंक्रीज प्रेशर जो है वो हाई प्रेशर फ्यूल पंप के इनलेट के अंदर में जाएगा। ये इंटरनली होता है जिसको ट्रांसफर पंप भी बोलते हैं, तो सिस्टम के अंदर में इसको ट्रांसफर पंप बोलते हैं। हाई प्रेशर पंप के अंदर में ही एक फ्यूल मीटरिंग कंट्रोल वाल्व होता है जो कि फ्यूल का जो आपका कितना फ्यूल जो है वो कॉमन रेल सिस्टम के अंदर में जाएगा ये उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। इसके साथ साथ में एक आपका प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी होता है जो एक्सेसिव प्रेशर जो है वो फ्यूल सिस्टम के द्वारा आपका हाई प्रेशर पंप जो है वो फ्यूल सिस्टम में एक्सेसिव प्रेशर जनरेट ना करे, क्योंकि ये पंप जो डिजाइन किया जाता है ये हायर प्रेशर के लिए डिजाइन किया जाता है जो कि सिस्टम के रिक्वायरमेंट से ज्यादा प्रेशर को जनरेट कर सकता है। सो इसके प्रेशर को लिमिट करने के लिए एक आपका प्रेशर लिमिटिंग वाल्व होता है जो इंश्योर करता है कि फ्यूल का प्रेशर किसी भी कंडीशन में सिस्टम के डिजाइन प्रेशर से ज्यादा ना जाए। यहाँ से होता हुआ फ्यूल जो है वो कॉमन रेल में आता है। कॉमन रेल जो है स्टोरेज की तरह एक्ट करता है जिसके अंदर में हाई प्रेशर पे फ्यूल ऑलवेज स्टोर रहता है और ये हाई प्रेशर फ्यूल जो है इंजेक्टर्स के पास में हमेशा अवेलेबल रहता है। हाई प्रेशर फ्यूल पंप के अंदर में ही आपका एक फ्यूल प्रेशर सेंसर होता है जो कि फ्यूल के अंदर में कॉमन रेल के अंदर में फ्यूल का प्रेशर कितना है उसको सेंस करेगा। सेंस करने के बाद में ये इंफॉर्मेशन जो है आपका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल को देता है। इसी के अंदर में एक आपका फ्यूल रेल प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी लगा हुआ है। फ्यूल रेल प्रेशर कंट्रोल वाल्व का फंक्शन होता है कि फ्यूल रेल के अंदर में अगर प्रेशर किसी रीजन की वजह से इंक्रीज हो रहा है तो सेफगार्ड करने के लिए सिस्टम को सेफगार्ड करने के लिए ये एक्सेसिव प्रेशर जो जनरेट हो रहा है उसको बाईपास करेगा और रिटर्न लाइन से होता हुआ फ्यूल जो है वापस फ्यूल टैंक के अंदर में आ जाएगा। एंड आपका नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो आपका फ्यूल इंजेक्टर है। ये फ्यूल इंजेक्टर जो है ये इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड होता है। ये दो तरह से ऑपरेट हो सकता है, या तो आपका पीजो सिस्टम के थ्रू और अदरवाइज इसके अंदर में सोलेनॉइड वाल्व होता है। तो सोलेनॉइड वाल्व या पीजो सिस्टम इन दोनों के थ्रू जो है ये इंजेक्टर्स ऑपरेट होते हैं। इंजेक्टर्स के पास में हमेशा आपका फ्यूल प्रेशर अवेलेबल रहता है। जब ईसीएम जो है यहाँ से सिग्नल देगा उस टाइम पे फ्यूल इंजेक्टर्स जो है आपका फ्यूल को इंजेक्ट करेंगे कंबशन चैम्बर के अंदर में। कन्वेंशनल सिस्टम में और सीआईडीआई इंजन के सिस्टम के फ्यूल इंजेक्टर में डिफरेंस क्या होता है कि कन्वेंशनल सिस्टम के अंदर में फ्यूल इंजेक्ट तभी होता है जब आपका फ्यूल इंजेक्टर पंप फ्यूल प्रेशर को इंजेक्टर्स में भेजता है और इंजेक्टर्स के अंदर में जो आपके निडल है वो फ्यूल प्रेशर से लिफ्ट अप होती है और तब आपका फ्यूल स्प्रे होता है। सो जब भी अभी एक मल्टी सिलेंडर इंजन अगर हम देखें जिसके अंदर में उस पर्टिकुलर सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब उसका कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया है और आपका पावर स्ट्रोक होना है उस टाइम पर ही आपका फ्यूल इंजेक्शन पंप जो है फ्यूल को भेजता है इंजेक्टर्स के अंदर में इंजेक्टर को ओपन करने के लिए। तो आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि हाई प्रेशर फ्यूल जो है वो इंजेक्टर्स को ओपन करता है कन्वेंशनल डीजल इंजन के अंदर में। सीआईडीआई इंजन के अंदर में क्या है, आपका हाई प्रेशर फ्यूल जो है वो ऑलवेज इंजेक्टर को क्लोज कंडीशन में रखता है। जब तक कि ईसीएम से सिग्नल नहीं आ रहा है तब तक आपका इंजेक्टर जो है वो ओपन नहीं होगा। सो बाय डिफॉल्ट फ्यूल प्रेशर जो है इंजेक्टर को क्लोज करके रखता है और ईसीएम जो है वो इंजेक्टर को ओपन करता है। तो इसमें भी आप कलर डिफरेंस से दे सकते हैं। आपका जो लाइट ब्राउन कलर है ये आपका लो प्रेशर सिस्टम है, रेड कलर जो है वो आपका हाई प्रेशर सिस्टम है और ब्लू कलर का जो लाइन दिखाई दे रहा है ये आपका फ्यूल रिटर्न लाइन है। फंक्शन ऑफ हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप का फंक्शन है कि ऑलवेज इन एवरी कंडीशन एवरी रनिंग कंडीशन ऑफ द इंजन, इंजन का जो भी रनिंग कंडीशन है आइडल में रन हो रहा है या एक्सेलरेट हो रहा है या आपका स्टडी और आपका स्मूथ रनिंग हो रहा है उस कंडीशन में सभी कंडीशन के अंदर में
हाई प्रेशर में कॉमन रेल के अंदर में फ्यूल ऑलवेज अवेलेबल रहे। हाई प्रेशर पंप जो है वो आपका लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच का इंटरफेस की तरह काम करता है। ये इंश्योर करता है कि फ्यूल जो है वो सफिशिएंट प्रेशर के अंदर में एवरी ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ इंजन, एंटायर ऑपरेटिंग रेंज के लिए हाई प्रेशर फ्यूल जो है वो आपका कॉमन रेल के अंदर में अवेलेबल रहेगा। देन जब भी इंजन को सडनली एक्सेलरेट होना है या फिर डी एक्सेलरेट हो रहा है, वैरिड कंडीशंस के अंतर्गत में ये फ्यूल प्रेशर को ऑलवेज मेंटेन करके रखेगा रेल के अंदर में। जैसे आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये एक इंटरनल कंस्ट्रक्शन है एक रेल का, एक हाई प्रेशर फ्यूल पंप का, जिसके अंदर में आपका कैम ऑपरेटेड ये है, ये एक प्लंजर पंप होता है। इसके अंदर में आपका सेंट्रली ऑपरेटेड ये कैम है। ये कैम जो है इस प्लंजर को ऑपरेट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपका पंपिंग चैम्बर है, इस चैम्बर के अंदर में आपका लो प्रेशर फ्यूल जो आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये लो प्रेशर फ्यूल जो है वो आपका आ रहा है यहाँ पर चैम्बर के अंदर में। देन आपका पंपिंग चैम्बर जो है, ये पंपिंग चैम्बर के अंदर में जब आपका इंजन रन कर रहा होगा उस टाइम पे ये फीड आएगी और प्लंजर को ऑपरेट करेगा। ये प्लंजर जो है आपका प्रेशर को इंक्रीज करेगा और हाई प्रेशर जो है वो आपका आउटपुट से होता हुआ रेल के अंदर में चला जाएगा। प्लंजर पंप का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्लंजर पंप जो है वो हाई प्रेशर को जनरेट करता है और अमाउंट ऑफ फ्यूल को इंक्रीज करने के लिए मल्टीपल प्लंजर का इस्तेमाल किया जाता है। ये मल्टीपल प्लंजर जो है वो क्या करते हैं, आपको एक तो हाई प्रेशर में फ्यूल अवेलेबल रहेगा और क्वांटिटी ऑफ फ्यूल जो अवेलेबल रहेगा वो इन दोनों को मेंटेन करते हैं। हाई प्रेशर पंप से जो आपका आउटपुट आता है वो पल्सेटिंग फ्लो होता है, क्योंकि आपका नंबर ऑफ चैम्बर्स हैं जिनमें आपका फ्यूल इंक्रीज हो रहा है, फ्यूल का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो एक पल्सेटिंग फ्लो होता है जो आपका हाई प्रेशर पंप से कॉमन रेल के अंदर में जाएगा। रेल के अंदर में ही फ्यूल के प्रेशर को अब्रप्ट इंक्रीज ऑफ फ्यूल प्रेशर और बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर आपका फ्यूल इंक्रीज हो रहा है उसको ड्रॉप करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए अंदर एक आपका फ्यूल मीटरिंग वाल्व होता है। तो ये आपका फ्यूल मीटरिंग वाला जो, अगर हम इंडिविजुअल कंपोनेंट की बात करें एक हाई प्रेशर पंप के अंदर में, तो एक फ्यूल मीटरिंग वाल्व है जो फ्यूल को मीटर करता है। ये आपका हाई प्रेशर पंप हो गया और आपका एक ट्रांसफर पंप है। उस सिस्टम के अंदर में इंजन इलेक्ट्रिकली ड्रिवन पंप की जगह एक ट्रांसफर पंप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका काम होता है फ्यूल टैंक से फ्यूल को लेना और ये फ्यूल को ट्रांसफर करना हाई प्रेशर पंप के लिए। ट्रांसफर पंप जो है वो गियर टाइप का पंप होता है। ये गियर पंप दो तरह के हो सकते हैं, एक्सटर्नल मेशिंग गियर और इंटरनल मेशिंग गियर। फ्यूल मीटरिंग वाल्व जो है इसका पर्पस होता है फ्यूल को रेगुलेट करके रखना। तो जितना अमाउंट में फ्यूल रिक्वायर्ड है सिस्टम के लिए उतने ही अमाउंट का फ्यूल जो है वो आपका कॉमन रेल के अंदर में जाएगा। एक्सेस फ्यूल को ये ड्रेन कर देता है और ये ड्रेन जो है आपका लीक लाइन से होता हुआ वापस टैंक के अंदर में चला जाता है। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये दो तरह के पंप है आपका ट्रांसफर पंप, जिसके अंदर में एक आपका एक्सटर्नल मेशिंग गियर पंप है और एक ये आपका डेंसो टाइप पंप है जिसके अंदर में इंटरनल मेशिंग का गियर होता है। दोनों गियर पंप जो है पर्पस और आपका फंक्शन जो है वो सेम है। इसके अंदर में आपका इनलेट से आपका लो प्रेशर फ्यूल आएगा। ये फ्यूल जो है वो गियर के टीथ में ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने के बाद में ये आउटलेट की तरफ ट्रांसफर होगा। यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो इस रिड्यूस वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, फ्यूल जो है वो प्रेशराइज हो जाएगा और यहाँ आउटलेट पोर्ट से फ्यूल जो है वो आपका हाई प्रेशर पंप के अंदर में चला जाएगा। अगर ये इंटरनल मेशिंग गियर है जैसे कि आपका ये डेंसो टाइप में दिखाई दे रहा है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टीथ जो इनर गियर है उसका दांतों की संख्या आउटर गियर से एक कम होती है, जिसकी वजह से जब ये गियर रन करेगा उस टाइम पर इसके दोनों दांतों के बीच में आपका इनर गियर और आउटर गियर इन दोनों के बीच में गैप आ जाता है। इस गैप के अंदर में ही फ्यूल जो है वो ट्रैप होता है। ट्रैप होने के बाद में जब ये रोटेट करता है तो ये वॉल्यूम जो है ये डिक्रीज होने लगता है, जिसकी वजह से फ्यूल जो है वो प्रेशराइज हो जाएगा और आउटलेट पोर्ट से होता हुआ फ्यूल जो है वो आपका
हाई प्रेशर पंप के अंदर में चला जाएगा। तो ये दो तरह के आपके ट्रांसफर पंप होते हैं, इनर मेशिंग एंड आउटर मेशिंग का। तो ये आपका फ्यूल मीटरिंग कंट्रोल वाल्व का है, जो कि पंप के अंदर में लगा रहता है। ये कंट्रोल करता है फ्यूल इनटेक वॉल्यूम को। इसको सप्लाई जो है वो बैटरी से मिलती है और ये एनर्जाइज होता है ईसीएम के द्वारा। इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी करीब 1800 हर्ट्ज होता है, यानी 1800 बार जो है ये ओपन और क्लोज हो सकता है 1 सेकंड के अंदर में। इसको पूरी तरह से आपका ईसीएम जो है वो कंट्रोल करता है और ईसीएम के द्वारा, इस फ्यूल मीटरिंग कंट्रोल वाल्व के द्वारा ही फ्यूल पंप के प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं, एक जब सोलेनॉइड वाल्व डी एनर्जाइज है और दूसरा जब सोलेनॉइड वाल्व जो है वो एनर्जाइज है। जिस समय सिस्टम को लो फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है उस टाइम पे सोलेनॉइड वाल्व जो होता है वो डी एनर्जाइज होता है और आपका लेस अमाउंट ऑफ फ्यूल जो है वो सिस्टम के अंदर में रन करता है। मैक्सिमम फ्यूल जो है वो फ्यूल पंप से ही बाईपास हो जाता है। जिस समय सिस्टम में आपका इंजन की रिक्वायरमेंट हायर फ्यूल वॉल्यूम की होती है उस टाइम पर ईसीएम से एक सिग्नल आएगा। ये सिग्नल सोलेनॉइड वाल्व को ऑपरेट करेगा, जिसकी वजह से ये वाल्व जो है ये क्लोज हो जाएगा और आपका फ्यूल लीकेज जो हो रहा था, ये फ्यूल लीकेज जो है ये स्टॉप हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम के अंदर में मैक्सिमम फ्यूल जाएगा। तो ये आपको एक डायग्राम के हिसाब से मैं आपको समझा सकता हूँ। जैसे कि इस डायग्राम में देख रहे हैं आपके मेजर कंपोनेंट्स क्या है। यहाँ से आपका फ्यूल आ रहा है, ये आपका ट्रांसफर पंप है जो सीरियल 8 लिखा हुआ है। यहाँ से फ्यूल इस लाइन से होता हुआ, इस डायरेक्शन से होता हुआ ये वाल्व के अंदर में आएगा। इधर से होता हुआ फ्यूल जो है वो आपका पंपिंग चैम्बर में जाता है और यहाँ से प्रेशराइज होने के बाद में ये आउट चला जाता है। ये आपका फ्यूल मीटरिंग वाल्व जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, फ्यूल मीटरिंग कंट्रोल वाल्व। अभी फिगर के अंदर में ये दिखा रहा है वाल्व जो है वो डीएनर्जाइज कंडीशन में है, दैट मीन्स वाल्व जो है वो ओपन कंडीशन है। जब भी वाल्व ओपन कंडीशन में होगा उस टाइम के अंदर में सीआईडीआई के सिस्टम के अंदर में या आपके इंजन के अंदर में कम मात्रा में फ्यूल जो है वो जाता है। वो कैसे जाता है, आपका फ्यूल जो यहाँ से जा रहा है ये दो लाइन में डिवाइड हो जा रहा है। यहाँ से एक थ्रॉटलिंग से होता हुआ फ्यूल जो है वो इधर आता है इस लाइन के अंदर में। फ्यूल मीटरिंग कंट्रोल वाल्व जो है इससे होता हुआ ये फ्यूल जो है वो रिटर्न चला जाता है वापस टैंक के अंदर में। सो फ्यूल जो है वो ज़्यादातर फ्यूल जो है वो इस पैसेज का यूज़ करते हुए रिटर्न में चला जा रहा है, जिसकी वजह से पंपिंग चैम्बर जो है वहाँ पे जो फ्यूल अवेलेबल है उसकी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है। सो कम मात्रा में फ्यूल जो है वो इंजन के अंदर में जा रहा है। मैक्सिमम फ्यूल जो है वो यहाँ से होता हुआ फ्यूल मीटरिंग कंट्रोल वाल्व से होता हुआ सिस्टम के अंदर से लीक हो जा रहा है और ये लीक फ्यूल जो है वो टैंक के अंदर में चला जा रहा है। जब भी इंजन की रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसमें फ्यूल अधिक मात्रा में चाहिए, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे आप देख सकते हैं कि अब वाल्व जो है वो एनर्जाइज हो गया। वाल्व एनर्जाइज हो गया इसका मतलब क्या है, आपका वाल्व जो है वो क्लोज हो गया है। क्लोज होने की वजह से क्या होगा, यहाँ से फ्यूल जो है थ्रॉटलिंग से होता हुआ फ्यूल जो पहले लीक आउट हो रहा था, ये फ्यूल का लीकेज जो है वो यहीं पर ही रुक जाएगा। जैसे ही फ्यूल का लीकेज स्टॉप हो गया, अब आपका मैक्सिमम फ्यूल जो है वो आपका इस लाइन से होता हुआ पंपिंग चैम्बर में अवेलेबल रहेगा, जिसकी वजह से आपका फ्यूल सिस्टम के अंदर में जो जा रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मैक्सिमम फ्यूल जो आपका ड्रेन हो रहा था हाई प्रेशर पंप पे, वो ड्रेन होने की जगह वो फ्यूल जो है सिस्टम के अंदर में अवेलेबल रहेगा ताकि वो कॉमन रेल में जा सके। एडवांटेज ऑफ फ्यूल रेगुलेशन क्या है, ओनली द रिक्वायर अमाउंट ऑफ फ्यूल, जितनी ज़रूरत है उतना ही फ्यूल जो है वो कॉमन रेल में जाएगा। कहाँ से, हाई प्रेशर पंप से कॉमन रेल के अंदर में। जो ये रिड्यूस्ड फ्यूल फ्लो जा रहा है सिस्टम के अंदर में, इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा फ्यूल रिटर्न हो रहा था कॉमन रेल से, वो फ्यूल रिटर्न जो है वो कम होगा। कम रिटर्न होने की वजह से क्या है, फ्यूल का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा।
क्योंकि जब भी फ्यूल कॉमन रेल में जाएगा या इंजेक्टर्स में जाएगा, ये कॉमन रेल और इंजेक्टर्स ये जो है वो हाई टेम्परेचर जोन के ऊपर में लगे हुए हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली इंजन के ऊपर में अटैच है, जिसकी वजह से यहाँ पे तापमान जो होगा वो ज्यादा रहेगा। जितना ज्यादा तापमान रहेगा उतना ईंधन जो है उस तापमान को, उस टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा। सो रिटर्न फ्यूल जो फ्यूल टैंक में जा रहा होगा उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम फ्यूल की मात्रा फ्यूल पंप पे ही रिड्यूस कर देंगे तो ये जो रिटर्न फ्यूल आ रहा है इसका टेम्परेचर, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो कम मात्रा में फ्यूल जो है वो आपका कॉमन रेल से या इंजेक्टर से लीक होगा, जिसकी वजह से जो कम मात्रा का फ्यूल आ रहा है उसका टेम्परेचर जो भी होगा वो आपके फ्यूल टैंक के अंदर में अवेलेबल फ्यूल है उसके टेम्परेचर को ज्यादा राइज नहीं होने देगा। सो ये एक एडवांटेज इसका ये है कि आपका रिड्यूस्ड फ्लो जो है वो आपके फ्यूल के टेम्परेचर को लो रखता है। कौन से फ्यूल के टेम्परेचर को? जो फ्यूल रिटर्न हो रहा था। देन अगर हर समय इंजन के अंदर में जो आपका हाई प्रेशर पंप है वो हायर वॉल्यूम के ऊपर में ही अगर फ्यूल को प्रेशराइज करके भेजेगा और वो फ्यूल वहां से रिटर्न हो जा रहा है कॉमन रेल से, या आपका रिटर्न हो जा रहा है क्योंकि इंजन को उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम अननेसेसरी इंजन की एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं पंप के द्वारा फ्यूल को पंप करने के लिए। जितना अमाउंट की जरूरत नहीं है उससे ज्यादा अमाउंट का हम फ्यूल पंप कर रहे हैं। तो ये एक पैरासाइट लोड की तरह काम करता है। पैरासाइट लोड मतलब ये कोई यूजफुल काम नहीं कर रहा है, खाली हम एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं पंप के थ्रू फ्यूल को, प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। तो इसलिए आपका पैरासिटिक लोड जो होता है, ये लोड जो हमारे किसी भी काम नहीं आ रहा है, इस लोड को कम करने में भी ये हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम को जितनी रिक्वायरमेंट है हाई प्रेशर पंप ओनली उतना ही फ्यूल भेज रहा है, ज्यादा फ्यूल को भेज ही नहीं रहा है। नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका कॉमन रेल। कॉमन रेल जो है ये एक स्टोरेज कंटेनर की तरह एक्ट करता है, जिसके अंदर में हाई प्रेशर पे फ्यूल जो है वो ऑलवेज स्टोर करके रखा हुआ है। इसको एक्यूमुलेटर भी बोल सकते हैं आप, एक्यूमुलेटर जिसने फ्यूल को स्टोर करके रखा हुआ है। रेल के दो पर्पज हैं, जो दो इंपॉर्टेंट पर्पज हैं वो क्या है? एक, हाई प्रेशर के ऊपर में फ्यूल को हमेशा स्टोर करके रखना ताकि इंजेक्टर्स को हमेशा हाई प्रेशर फ्यूल जो है वो अवेलेबल रहे। दूसरा, जैसे हमें मालूम है कि जो हमारा हाई प्रेशर पंप है वो एक प्लंजर टाइप पंप है। प्लंजर टाइप पंप का ड्रॉबैक ये रहता है कि इससे जो फ्यूल का प्रेशर आता है वो पल्सेटिंग फ्लो होता है। दैट मीन्स प्रेशर में वेरिएशन होता है। ये वेरिएशन होने की वजह से क्या होगा? आपका स्मूथ फ्लो नहीं होगा। तो इंजेक्टर्स के पास में स्मूथ आपका प्रेशर ऑलवेज या कांस्टेंट प्रेशर अवेलेबल नहीं रहेगा। तो आपका कॉमन रेल जो है उसका दूसरा पर्पज है, ये जो पल्सेटिंग फ्लो आ रहा है जिसके अंदर में आपका प्रेशर जो है वो वेरी कर रहा है, उसको कांस्टेंट प्रेशर में कन्वर्ट करता है। सो कांस्टेंट प्रेशर में कन्वर्ट होने की वजह से रेल से जब इंजेक्टर को फ्यूल जाएगा वो हमेशा एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर में रहेगा। सो उसकी वजह से क्या होगा? आपका इंजेक्टर्स जो है वो स्मूथली फंक्शन करेंगे। सो पहला पर्पस है रेल स्टोर्स द फ्यूल एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू द इंडिविजुअल इंजेक्टर। दूसरा है इट आल्सो डैम्प्स द प्रेशर वाइब्रेशंस। ये जो प्रेशर वाइब्रेशन आ रहे हैं, ये प्रेशर वाइब्रेशन कहाँ से आ रहा है? ये आपके हाई प्रेशर पंप से आ रहा है। सो हाई प्रेशर पंप से बिकॉज ऑफ प्लंजर पंप जो प्रेशर में वेरिएशन आ रहा है उस प्रेशर के वेरिएशन को डैम्प करेगा। डैम्प मीन्स उसको वो एब्जॉर्ब करेगा और एक स्मूथ प्रेशर के अंदर में कन्वर्ट कर देगा। और ये स्मूथ प्रेशर जो है ये आपके इंजेक्टर्स के ऊपर में अवेलेबल रहेगा ताकि इंजेक्टर्स जो है वो स्मूथली इंजेक्ट कर सकें सिस्टम के अंदर में और कंबशन चैम्बर के अंदर में फ्यूल को। टिपिकली जो रेल का फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी होती है वो 16 से 20 क्यूबिक सेंटीमीटर रह सकती है और ये इंजन टू इंजन डिपेंड करता है। बड़े इंजन है, हैवियर इंजन है, उसके अंदर में आपका रेल की कैरिंग कैपेसिटी, फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, छोटे इंजन के अंदर में डिक्रीज हो जाएगी। जनरली आपका अगर इंजन आइडल कंडीशन में है तो रेल का प्रेशर जो है वो करीब 300 से 400 बार के करीब रहता है। और हायर प्रेशर जब आपका सिस्टम के अंदर में या इंजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है उस टाइम पे ये प्रेशर जो है 1600 से 2000 1600 टू 2000 बार के करीब हो सकता है। 23,000 से 28,000 PSI।
हमेशा ध्यान ये रखना होगा कि जब भी हम कॉमन रेल सिस्टम के ऊपर में कोई भी मेंटेनेंस का वर्क कर रहे हैं, उस समय हमें कभी भी इंजन रनिंग कंडीशन में किसी भी हाई प्रेशर पाइप को लूज नहीं करना चाहिए या उस समय खोलना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर में वेरी हाई प्रेशर है। अगर आप रनिंग इंजन में या फिर जब सिस्टम के अंदर में हाई प्रेशर जनरेट हो रखा है, उस टाइम पे अगर आप कोई भी फ्यूल लाइन के हाई प्रेशर फ्यूल लाइन को डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे या किसी कंपोनेंट को निकालने की कोशिश करेंगे, तो बैक प्रेशर की वजह से थ्रेड डैमेज हो सकती है, पाइप डैमेज हो सकता है, या वो कंपोनेंट जो है वो डैमेज हो सकता है। तो जब भी हाई प्रेशर सिस्टम के ऊपर में फंक्शन कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, उस समय हमारा प्रायर जो आपका एक सेफ्टी प्रिकॉशन ये रहेगा कि जब तक सिस्टम का प्रेशर जो है वो ड्रेन नहीं हो गया है, कम नहीं हो गया है, तब तक आपने उस कंपोनेंट को ओपन नहीं करना है। अभी कॉमन रेल के अंदर में कुछ कंपोनेंट्स फिट होते हैं। ये क्या है? एक है आपका फ्यूल प्रेशर सेंसर। फ्यूल प्रेशर सेंसर का काम है कि रेल के अंदर में जितना भी प्रेशर अवेलेबल है, ये हमेशा उस प्रेशर को सेंस करेगा और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ईसीएम जो है उसको बताता रहेगा कि रेल का एक्चुअल प्रेशर कितना है। इसी प्रेशर सेंसर की मदद से ईसीएम को पता चलता रहता है कि फ्यूल का प्रेशर कितना है जो कि इंजेक्टर्स के ऊपर अवेलेबल है, और इसमें अगर कोई वेरिएशन है तो फ्यूल कंट्रोल वाल्व के थ्रू वो प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। ईसीएम जो है वो प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है बाय सेंसिंग प्रेशर फ्रॉम द फ्यूल प्रेशर सेंसर। फ्यूल प्रेशर सेंसर की मदद से फ्यूल के प्रेशर को सेंस करके ईसीएम कॉमन रेल के अंदर में फ्यूल का प्रेशर जो अवेलेबल है उसको कंट्रोल कर सकता है। ये एक पीजो रेजिस्टिव टाइप सेंसर होता है। सो जैसा आपको पता है कि कुछ मटेरियल, क्वार्ट्स हो गया, लिथियम सल्फेट हो गया, ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स इनको बोलते हैं। सो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स क्या होते हैं? जब भी इनके ऊपर में प्रेशर पड़ेगा तो ये एक छोटे से अमाउंट में ईएमएफ को जनरेट करते हैं, वोल्टेज को जनरेट करते हैं। इसी ईएमएफ को सेंस करके हम प्रेशर को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है ईसीएम सेंस करता है। ईसीएम को पता चलता रहेगा प्रेशर सेंसर की मदद से कि आपका रेल के अंदर में प्रेशर कितना है, और इसी प्रेशर सेंसर की जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके बदौलत ये रेल प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। कैसे? रेल प्रेशर कंट्रोल सोलोनॉइड वाल्व और फ्यूल मीटरिंग सोलोनॉइड वाल्व जो फ्यूल पंप के ऊपर में लगे हुए हैं और कॉमन रेल के ऊपर में लगे हुए हैं, इन दोनों को कंट्रोल करेगा ईसीएम। इंफॉर्मेशन उसको मिलेगी प्रेशर सेंसर से कि रेल का प्रेशर कितना है। अगर ज़्यादा है तो वो प्रेशर कंट्रोल वाल्व और फ्यूल मीटरिंग कंट्रोल वाल्व के थ्रू इसको डिक्रीज कर देगा, और अगर रेल का प्रेशर कम है तो इन दोनों कंट्रोल वाल्व को बंद करके रेल के प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हैं। देन रेल प्रेशर लिमिटर वाल्व होता है। जैसे ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है। अगर किसी रीजन की वजह से फ्यूल पंप के अंदर में लगा हुआ फ्यूल कंट्रोल वाल्व जो है वो फ्यूल को कंट्रोल नहीं कर रहा है और सिस्टम का प्रेशर हमेशा इंक्रीज होता जा रहा है, तो कॉमन रेल के अंदर में भी एक प्रेशर लिमिटर वाल्व लगा हुआ है। ये प्रेशर लिमिटर वाल्व जो है ये क्या करेगा? जैसे ही रेल का प्रेशर जो है सेट लिमिट से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा होगा, उस टाइम पे ये लिमिटर वाल्व ये खुल जाएगा और आपका फ्यूल का प्रेशर जो है वो आपका ड्रेन हो जाएगा, और ड्रेन लाइन से होता हुआ फ्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्यूल का प्रेशर जो कॉमन रेल के अंदर में इंक्रीज हो रहा था, इस इंक्रीज होने को वो बंद कर देगा। तो ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म की तरह एक्ट करता है जो कि रेल को बर्स्ट होने से या फिर आपका कोई भी फ्यूल लाइन को बर्स्ट होने से ये अवॉइड करता है। तो रेल प्रेशर लिमिटर जो है, अगर रेल प्रेशर लिमिटर फंक्शन नहीं कर रहा है या फिर आपका प्रेशर सेंसर फंक्शन नहीं कर रहा है, दोनों कंडीशन में क्या होता है, आपका फ्यूल सिस्टम जो है और आपका इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, और अगर स्टार्ट इंजन है तो वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका रेल प्रेशर कंट्रोल वाल्व। कुछ सिस्टम के अंदर में रेल प्रेशर कंट्रोल वाल्व भी होता है। रेल प्रेशर कंट्रोल वाल्व जो है, जैसे आपका हाई प्रेशर पंप के अंदर में फ्यूल प्रेशर कंट्रोल वाल्व था जो पंप के आउटलेट प्रेशर को कंट्रोल कर रहा था, वैसे ही रेल प्रेशर कंट्रोल वाल्व है जो रेल के प्रेशर को कंट्रोल करता है। ये प्रेशर को
अगर रेल का प्रेशर किसी भी रीजन की वजह से इंक्रीज हो रहा है तो इसको ईसीएम से सिग्नल मिलेगा, और जैसे ही ईसीएम से सिग्नल मिलेगा ये सोलोनॉइड वाल्व ऑपरेट होगा। सोलोनॉइड वाल्व ऑपरेट होने की वजह से एक्सेस रेल का जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा, और रेल का प्रेशर जो है वो सेट लिमिट के अंदर में आ जाएगा, जो भी डिजायर्ड लिमिट है उसके लिमिट के अंदर में रहेगा। द रेल प्रेशर कंट्रोल वाल्व ये सोलोनॉइड ऑपरेटेड वाल्व होता है, और ये हमेशा एक्सेस फ्यूल जो है उसको रिटर्न लाइन में भेज देता है, और रिटर्न लाइन से फ्यूल जो है वो टैंक में चला जाता है, ताकि रेल का प्रेशर जो है वो आपका रिक्वायर्ड सिस्टम प्रेशर से ज़्यादा ना हो सके। रेल प्रेशर सेंसर जो है इसको बैटरी से वोल्टेज मिलती है, और ये एनर्जाइज किससे होता है, ईसीएम के द्वारा एनर्जाइज होता है। तो आपका जब भी आपका नेगेटिवली ट्रिगर PWM है, पल्स विड्थ मॉड्यूल, सो जब भी नेगेटिवली ट्रिगर्ड पल्स अगर ईसीएम से रिसीव होती है उस टाइम पे ये एनर्जाइज हो जाएगा, और आपका फ्यूल का जो प्रेशर है उसको डिक्रीज करने के लिए ये लाइन को ओपन कर देगा, और आपका फ्यूल जो है इसके थ्रू होता हुआ रिटर्न लाइन में चला जाएगा, ताकि रेल का प्रेशर जो है वो इंक्रीज ना हो। और ये साथ में काम करता है फ्यूल मीटरिंग सोलोनॉइड वाल्व के। ये अगर काम कर नहीं रहा है तो इसमें दो तरीके हैं जिस वजह से ये काम नहीं करेगा। एक मैकेनिकल रीजन हो सकता है, दूसरा आपका इलेक्ट्रिकल रीजन हो सकता है। इलेक्ट्रिकल रीजन में क्या है कि इसका सोलोनॉइड का जो सर्किट है वो ओपन रह गया या शॉर्ट हो गया। दोनों कंडीशंस के अंदर में इंजन जो है अगर रनिंग कंडीशन में है तो वो बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और अगर वो स्टॉप कंडीशन में है उस टाइम पर अगर ये खराब है सेल्फ चेक के टाइम पर, तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा, ईसीएम जो है इंजन को स्टार्ट नहीं होने देगा। दूसरा है आपका मैकेनिकल फेलियर। मैकेनिकल फेलियर होगा जो आपका मैकेनिकल वाल्व है वो अगर आपका स्टक हो गया है, या वाल्व जो है वो एक ओपन कंडीशन में या क्लोज कंडीशन में स्टक हो गया है। दोनों कंडीशंस में क्या होगा, या तो लो रेल प्रेशर हो जाएगा या रेल का प्रेशर जो है वो बढ़ने लगेगा। इन दोनों को सेफगार्ड करने के लिए इस फाइनली फिर क्या होगा आपका, क्योंकि ईसीएम सेंस कर रहा है रेल प्रेशर सेंसर के थ्रू, तो रेल प्रेशर सेंसर जो है ईसीएम के थ्रू जो है वो क्या करेगा आपका जो इंजन को बंद कर देगा और इंजन को स्टार्ट नहीं होने देगा। दो कंडीशंस है, अगर इंजन रनिंग कंडीशन में है तो इंजन को बंद कर देगा, और अगर बंद इंजन को आप स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो स्टार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका फ्यूल इंजेक्टर्स। फ्यूल इंजेक्टर्स का काम है हाई प्रेशर में फ्यूल जो अवेलेबल है इंजेक्टर के पास में, इसको ये कम्बशन चैम्बर के अंदर में आपका इंजेक्ट कर सके। फ्यूल इंजेक्टर जो है ये दो तरह के हो सकते हैं, या तो ये सोलोनाइड कंट्रोल हो सकता है, ये पीजो एक्चुएटेड हो सकता है। सोलोनाइड कंट्रोल के अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में एक इलेक्ट्रिकल सोलोनाइड होता है। जब भी ईसीएम से सोलोनाइड के पास में कमांड आएगी, ये सोलोनाइड वाल्व जो है वो ऑपरेट हो जाएगा, आपकी निडल लिफ्ट हो जाएगी, फ्यूल जो है वो आपका कंबशन चैम्बर के अंदर में इंजेक्ट हो जाएगा। जितनी बार भी ईसीएम का सिग्नल आएगा, ईसीएम से सिग्नल आएगा, और जितनी देर के लिए सिग्नल आएगा तब तक जो है आपका फ्यूल जो है वो इंजेक्ट होता रहेगा। इसका एडवांटेज ये है कि ईसीएम चाहे तो एक से ज्यादा बार फ्यूल को इंजेक्ट कर सकता है, जिसको बोलते हैं मल्टी जेट। आपने बहुत सी गाड़ियों के पीछे में देखा होगा, डीजल गाड़ियां हैं और इसके पीछे में मल्टी जेट इंजन लिखा रहता है। ये मल्टी जेट इंजन इसी टेक्नोलॉजी के लिए लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जो फ्यूल इंजेक्ट हो रहा है वो कन्वेंशनल इंजन में एक ही बार में फ्यूल इंजेक्ट होता है, लेकिन सीआरडीआई इंजन के अंदर में फ्यूल के इंजेक्शंस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और एक से ज्यादा बार फ्यूल को इंजेक्ट कर सकते हैं। जनरली कुछ सिस्टम के अंदर में फ्यूल को 5 बार इंजेक्ट किया जाता है, जिसको पहला इंजेक्शन है जिसको बोलते हैं पायलट इंजेक्शन। नेक्स्ट पायलट इंजेक्शन का काम होता है नॉइज को रिड्यूस करना। उसके बाद में नेक्स्ट इंजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं प्री इंजेक्शन। प्री इंजेक्शन का काम होता है आपका नॉइज को फर्दर रिड्यूस करना। देन आपका मेन इंजेक्शन होता है जो कि आपका एक्चुअल पावर को जनरेट करेगा या टॉर्क जनरेट करेगा। उसके बाद में आपका आफ्टर इंजेक्शन होता है फोर्थ इंजेक्शन, जिसको बोलते हैं कैटलिस्ट लाइट ऑफ। ये बेसिकली क्या है, आपका जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है
जैसे हमें पता है कैटालिटिक कन्वर्टर एक सर्टेन टेम्परेचर पे आने के बाद में ही फंक्शन करता है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर जल्दी से उस टेम्परेचर के ऊपर में आ जाए, इसके लिए फ्यूल का इंजेक्ट किया जाता है। एंड सबसे लास्ट में होता है पोस्ट इंजेक्शन। पोस्ट इंजेक्शन का काम होता है जितने भी अनबर्न पार्टिकल्स रह गए हैं उनको जला देना, उनको प्रॉपरली कंबशन में टेक पार्ट कर देना। सो ईसीएम के द्वारा फ्यूल इंजेक्टर्स को ऑपरेट किया जा सकता है और एक बार से ज़्यादा बार फ्यूल को इंजेक्ट किया जा सकता है और ज़्यादा ड्यूरेशन तक किया जा सकता है। ये दोनों किसके ऊपर में डिपेंड करते हैं? सोलोनॉइड वाल्व के पास में कितना वोल्टेज आया और कितनी देर के लिए आया। जितना वोल्टेज आया उतना जो है इसकी ऑरिफिस ओपन होगी, और जितनी देर तक वोल्टेज अवेलेबल रहेगा उतनी देर तक जो आपका फ्यूल इंजेक्टर है वो ओपन कंडीशन में रहेगा ताकि फ्यूल जो है वो इंजेक्ट हो सके। और इसके द्वारा मल्टीपल इंजेक्शन जो है वो भी पॉसिबल है। ये आपका इंटरनल डायग्राम है एक फ्यूल इंजेक्टर का, जिसके अंदर में आपके मेजर कंपोनेंट जो है वो आपका हाई प्रेशर फ्यूल सिस्टम से जो फ्यूल आ रहा है ये उसके लिए है। देन आपका इंजेक्टर वॉल्व है यहाँ पर, ये आपका पिंक कलर में जो दिख रहा है ये आपका वॉल्व पिस्टन है। नोजल स्प्रिंग, थ्रस्ट पीस, वॉल्व निडल, सोलोनॉइड एक्चुएटर जो एक्चुअली इंजेक्टर को ऑपरेट कर रहा है। देन फ्यूल लीक लाइन, ये लुब्रिकेशन लाइन होती है जो आप जितना भी फ्यूल लुब्रिकेट करने के बाद में यहाँ से लीक लाइन से होता हुआ रिटर्न चला जाता है। और यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है जिसके थ्रू ईसीएम से सप्लाई जो है वो सोलोनॉइड वाल्व को मिल रहा है। इंजेक्टर को ऑपरेट होने के लिए अगर आप देखें इंजेक्टर के इंटरनल यहाँ पे, अगर आप इस बॉक्स को जिसको जूम करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, इंजेक्टर के अंदर में अगर आप देखेंगे तो फ्यूल का प्रेशर जो आ रहा है यहाँ से हाई प्रेशर फ्यूल आ रहा है। एक लाइन यहाँ पर दी हुई है जिसके थ्रू इंजेक्टर के ऊपर में, निडल के ऊपर में यहाँ पे फ्यूल अवेलेबल है। फिर ये लाइन नीचे जा रहा है और आपका एक ये चैम्बर है जहाँ पे फ्यूल अवेलेबल है। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है और निडल के इस जगह पे सरफेस एरिया जो कम है। प्रेशर जो है दोनों जगह पर एक ही लाइन से मिल रहा है, तो दोनों जगह के प्रेशर तो सिमिलर है, लेकिन क्योंकि सरफेस एरिया का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा ये हायर फोर्स रहेगा विद रिस्पेक्ट टू फोर्स जनरेटेड हेयर। ज़्यादा फोर्स होने की वजह से क्या करेगा, ये फोर्स इसको डाउनवर्ड पुश करके रखेगा। डाउनवर्ड पुश होने की वजह से निडल जो है वो ब्लॉक करके रखेगी ऑरिफिस को। सो दैट मीन्स जो आपका फ्यूल प्रेशर, हाई प्रेशर फ्यूल कॉमन रेल से जो मिल रहा है, ये हाई प्रेशर फ्यूल हमेशा इस पोर्शन पे फंक्शन करेगा यहाँ पर, और इंजेक्टर पिस्टन को हमेशा पुश करके रखेगा डाउनवर्ड, जिसकी वजह से इंजेक्टर निडल जो है इसके ऊपर में एक फोर्स अवेलेबल रहेगा और ये फोर्स जो है ऑरिफिस को बंद करके रखता है। नाउ इंजेक्टर फंक्शन कैसे करेगा? जब हमें फ्यूल इंजेक्ट करना है उस टाइम पर क्या होगा, जैसे ही आपका ईसीएम के थ्रू यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, ये सोलोनॉइड वाल्व जो है ये ऑपरेट होगा। सोलोनॉइड वाल्व ऑपरेट होते ही साथ में क्या करेगा, ये इसको लिफ्ट करेगा, इस पोर्शन को। जैसे ही लिफ्ट होगा, आप यहाँ पर देखेंगे ये एक वाल्व है जो कि आपको इधर दिखा रखा है, इंजेक्टर वाल्व दिखा रहा है यहाँ पर। ये वाल्व जो है रेड कलर की वाल्व जो है ये लिफ्ट अप हो जाएगा। सो नेक्स्ट फिगर में हम देखते हैं। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ चुका है, सिग्नल आने की वजह से ये वाल्व जो है यहाँ पर ये लिफ्ट हो गया। लिफ्ट होने की वजह से जो प्रेशर पहले यहाँ पे अवेलेबल था वो प्रेशर रिटर्न लाइन से कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। जैसे ही इस चैम्बर का प्रेशर ड्रॉप होगा, जो फोर्स अवेलेबल था यहाँ पर इंजेक्टर को नीचे डाउनवर्ड पुश कर रहा था, क्योंकि ये प्रेशर यहाँ से लीक आउट हो गया है, तो फोर्स यहाँ पे जो जनरेट होगा उससे ज़्यादा फोर्स अब इधर जनरेट होगा यहाँ पर, और ये क्या करेगा, निडल को ऊपर लिफ्ट कर देगा। जैसे ही निडल ऊपर लिफ्ट होगी, लिफ्ट होते ही साथ में आपका ऑरिफिस जो है यहाँ से ये ऑरिफिस ओपन हो जाएगा और फ्यूल जो है वो सिस्टम के अंदर में इंजेक्ट होने लगेगा। सो आप देख सकते हैं कि फ्यूल का प्रेशर जो है उसी ने फ्यूल को हमेशा बंद करने की कोशिश की, और ईसीएम से जब सिग्नल मिला है तो
सोलेनॉइड वाल्व ने यहाँ पर जो फ्यूल अवेलेबल था, जो कि निडल को क्लोज कंडीशन में रख रहा था, उस प्रेशर को रिलीज करके निडल के ऊपर में डाउनवर्ड फोर्स जो लगा हुआ था निडल को क्लोज करने के लिए, उसको हटा दिया और फ्यूल का प्रेशर नीचे वाले चैम्बर में जो था, ये आपके निडल को ऊपर पुश कर देगा स्प्रिंग टेंशन के अगेंस्ट में, और ये निडल ऊपर उठने की वजह से फ्यूल जो है वो चैम्बर के अंदर में स्प्रे होने लगेगा। तो जितनी बार यहाँ पे सिग्नल आएगा और जितने ड्यूरेशन के लिए आएगा, उतनी बार और उतने समय के लिए आपका फ्यूल जो है वो चैम्बर के अंदर में इंजेक्ट होता रहेगा। आजकल पीजो टाइप के इंजेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। पीजो टाइप इंजेक्टर के अंदर में क्या होता है, सोलेनॉइड वॉल्व की जगह एक पीजो क्रिस्टल का स्टैक होता है, जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। रेस्ट ऑल कंपोनेंट्स जो हैं वो सिमिलर रहते हैं, ओनली डिफरेंस ये आ गया कि सोलेनॉइड वॉल्व की जगह यहाँ पे एक पीजो स्टैक है। नाउ पीजो क्या है आपका, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक होता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर में जब भी आपका सर्टेन क्रिस्टल्स हैं, लिथियम सल्फेट हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, कुछ मेटल्स भी हैं, अगर उनके ऊपर में प्रेशर आता है, तो ये प्रेशर आने की वजह से क्या होगा, आपका ईएमएफ जनरेट होगा, या फिर आप सिग्नल देंगे तो यहाँ पे ये मैकेनिकल मूवमेंट होगी। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आने की वजह से ये पीजो इलेक्ट्रिक को, जब आपको क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा तो इसमें मैकेनिकल मूवमेंट आएगी। ये मैकेनिकल मूवमेंट होने की वजह से अगेन ये फ्यूल प्रेशर को रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से निडल जो है वो लिफ्ट हो जाएगा और आपका फ्यूल जो है वो इंजेक्ट हो जाएगा। इसका कंट्रोल और इसका ऑपरेशन आपका सोलेनॉइड ऑपरेटेड से बेटर होता है, इसलिए आजकल जो है पीजो स्टैक वाले फ्यूल इंजेक्टर्स का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा हो रहा है। सो अगर हम डिफरेंस देखा जाए कि आपका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है सीआरडीआई इंजन का। सो एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है हायर फ्यूल इंजेक्शन प्रेशर एंड बेटर ऑटोमाइजेशन। हमें मालूम है कि डीजल फ्यूल जो है उसकी डेंसिटी जो है पेट्रोल से ज्यादा होती है, इसकी वजह से ज्यादा डेंस होने की वजह से इसको ऑटोमाइज करना जो है वो डिफिकल्ट होता है। सो जितना ज्यादा हमारा प्रेशर रहेगा, जितना ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा, उतना बेटर हम डीजल को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं या ऑटोमाइज कर सकते हैं। जितना फाइन पार्टिकल्स में डीजल को हम ऑटोमाइज कर सकते हैं, उतना बेटर फ्यूल और एयर का मिक्सचर होगा और उतने ही बेहतर तरीके से फ्यूल जो है वो कंबशन चैम्बर के अंदर में बर्न होगा, जिससे आपका एनर्जी जो है और एफिशिएंसी जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि सीआरडीआई इंजन के अंदर में जो फ्यूल प्रेशर रहता है या रेल प्रेशर होता है वो कन्वेंशनल इंजन से बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से आपका फ्यूल का ऑटोमाइजेशन बेटर होता है, साथ साथ में फ्यूल का कंट्रोल जो है वो आपका बेटर होता है। कन्वेंशनल इंजन के अंदर में कोई कंट्रोल प्रॉपर उतना नहीं है, क्योंकि एक बार आपका एफआईपी ने, फ्यूल इंजेक्शन पंप ने प्रेशर जनरेट किया तो ये प्रेशर जाएगा और इंजेक्टर को ओपन कर देगा और सारा फ्यूल जो है वो सिलेंडर के अंदर में इंजेक्ट हो जाएगा। हर बार फ्यूल इंजेक्टर जो है और फ्यूल प्रेशर जो है उसको बनाने की जरूरत पड़ती है, जबकि कॉमन रेल सिस्टम के अंदर में क्या होता है, हमेशा हाई प्रेशर में फ्यूल जो है वो इंजेक्टर के पास में ऑलवेज अवेलेबल है। बिकॉज ऑफ दिस फ्यूल इंजेक्टर्स जो है वो बेटर ऑपरेट करते हैं, फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक करते हैं, और ये हाईली ऑटोमाइज फ्यूल जो है वो इजीली मिक्स होता है, आपका फ्यूल और एयर का मिक्सचर प्रॉपर्ली होता है, जिसकी वजह से कंबशन जो है वो अच्छा रहेगा। इंजेक्शन प्रेशर जो है क्रिएटेड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम इंजन स्पीड। कन्वेंशनल इंजन में क्या होता है, क्योंकि आपका फ्यूल इंजेक्शन पंप है, उसको ड्राइव जो है वो आपके इंजन से मिल रहा है, तो अगर इंजन का आरपीएम कम होगा तो भी आपका फ्यूल का प्रेशर जो है वो कम जनरेट होगा। जबकि कॉमन रेल के अंदर में क्या है, आपका जो हाई प्रेशर पंप है वो जो प्रेशर जनरेट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में कर रहा है, और ये प्रेशर जो है कुछ ड्यूरेशन तक आपका रेल के अंदर में स्टोर रहता है, जिसकी वजह से आपका इंजेक्शन प्रेशर जो होता है वो इंजन की स्पीड से इंडिपेंडेंट होता है। और हाई प्रेशर जो है, अगर इंजन कम स्पीड पे रन कर रहा है तो भी हाई प्रेशर जो है कॉमन रेल के अंदर में हमेशा अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट एडवांटेज है मल्टीपल इंजेक्शन। कन्वेंशनल इंजन के अंदर में फ्यूल का इंजेक्शन एक ही बार होता है। जब उसका फायरिंग सीक्वेंस आया, फ्यूल का प्रेशर आएगा,
FIP से, और FIP से फ्यूल जो है वो इंजेक्टर में जाएगा और इंजेक्टर से वो एक ही बार में इंजेक्ट हो जाएगा। अगला इंजेक्शन तभी होगा जब नेक्स्ट फायरिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में वो आएगा। लेकिन एक CRDI इंजन के अंदर में आपका फ्यूल जो है वो एक से ज्यादा बार इंजेक्ट हो सकता है, जिसको मल्टी इंजेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमिलर पावर के दो इंजन अगर देखा जाए, सो 25% मोर पावर और टॉर्क जो है एक कन्वेंशनल इंजन से ज्यादा जो है आपका एक CRDI इंजन के अंदर में जनरेट होता है। सो फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से इकोनॉमिकल रहता है और पावर जो है वो ज्यादा जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि हम लिमिट में कंट्रोल्ड माध्यम से फ्यूल को कंबशन चैम्बर में भेज रहे हैं और इंजन के रिक्वायरमेंट के अनुसार ही हम उसको वहाँ पे बर्न कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पावर प्रोड्यूस होगी वो आपकी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि बेटर फ्यूल एंड एयर मिक्सचर था, बेटर कंबशन हो रहा था। और जो आपका कन्वेंशनल इंजन है उससे करीबन 25% ज्यादा इंजन की पावर रहेगी और इंजन का टॉर्क रहेगा। इंजन के अंदर में क्योंकि आपके इंजेक्शंस जो हैं वो एक से ज्यादा बार हो रहे हैं, तो इसमें सडन कंबशन नहीं हो रहा है। सडन कंबशन नहीं होने की वजह से जो वाइब्रेशन और नॉइज लेवल है वो आपका एक CRDI इंजन में नॉर्मल इंजन के बेहतर रहता है। लगभग 6.5 डेसिबल तक का साउंड जो है वो कम प्रोड्यूस होती है आपका एक कन्वेंशनल इंजन से कंपेयर किया जाए तो। सो वाइब्रेशंस कम रहेंगी, इंजन का नॉइज लेवल जो है वो आपका कन्वेंशनल इंजन से कम रहेगा। देन है लोअर फ्यूल कंजम्पशन। जिस समय इंजन को कम ईंधन की आवश्यकता है उस समय हम कम मात्रा में ईंधन भेजकर इंजन के अंदर फ्यूल के कंजम्पशन को हम कंट्रोल कर रहे हैं। बेहतर फ्यूल कंजम्पशन होने की वजह से आपका जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाएगा, फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो आपका लोअर रहेगा। देन लोअर एमिशन लेवल्स, क्योंकि आप फ्यूल एंड एयर मिक्सचर्स को अच्छे से बना रहे हैं, अच्छे से उसको बर्न कर रहे हैं और कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इस वजह से जो एमिशंस लेवल रहेंगे एक CRDI इंजन के वो आपके नॉर्मल इंजन कन्वेंशनल इंजन से बेहतर रहेगा। सो लोअर एमिशन रहेगा। ये आपका हमारे भारत स्टेज 4 की जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब आपका CRDI इंजन के ऊपर में बेस्ड है और उनका एमिशन लेवल जो है वो आपका विद इन लिमिट रहता है। डिसएडवांटेज क्या है? हाई इंजन कॉस्ट, इंजन की कॉस्ट ज़्यादा रहती है क्योंकि इसके अंदर में जो कंपोनेंट फिट हैं वो आपके कॉस्टली कंपोनेंट हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इंजन की कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। जैसे ही इंजन के अंदर में ज़्यादा कंपोनेंट होंगे, ज़्यादा कंट्रोल्ड होगा, सो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। कन्वेंशनल इंजन के अंदर में सेंसर नहीं है, यहाँ पे ये सेंसर बेस्ड इंजन है, तो सेंसर में फॉल्ट हो सकता है, कंपोनेंट में फॉल्ट हो सकता है, या मेंटेनेंस आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। मेंटेनेंस के ऊपर में जो कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट जो होगी वो कन्वेंशनल इंजन से थोड़ी ज़्यादा रहेगी और पार्ट्स जो होते हैं वो भी कॉस्टली होते हैं, तो इसके एक्सपेंसिव पार्ट्स रहेंगे। सो ऑल टुगेदर अगर एडवांटेज देखा जाए तो क्योंकि एडवांटेज जो है वो कन्वेंशनल इंजन से बेहतर है, CRDI इंजन बेहतर तरीके से ईंधन को बर्न कर रहा है, बेहतर तरीके से ये कंट्रोल कर रहा है और रिक्वायरमेंट जितनी ज़रूरत है उतना ही ईंधन जा रहा है। इस बेनिफिट्स ज़्यादा होने की वजह से हम लॉन्गर ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो इंजन कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट या स्पेयर पार्ट्स जो हैं इसको ओवरलुक कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि आपका ये टेक्नोलॉजी है CRDI इंजन जो है वो आपका ज़्यादा यूज़ हो रहा है और नॉर्म्स को जो है ये फॉलो कर रहा है। जैसे हमें मालूम है कि डे बाय डे आपके एमिशंस नॉर्म जो है वो स्ट्रिक्टर होते जा रहे हैं, सो उनको कंप्लाई करने के लिए हमारे इंजन भी ऐसी टेक्नोलॉजी के होने चाहिए जो कि लोअर एमिशंस प्रोड्यूस करें, लो नॉइस करें और हाई पावर प्रोड्यूस करें और इकोनॉमिकल रहें। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कुछ डाउट्स है या कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आप कुछ डाउट्स लेना चाहते हैं?
हाँ, अगर कुछ डाउट्स है CRDA में अभी तक में जो बताया गया तो